आरआरबी जेईई 2025 की वैकेंसी क्या होंगी, नोटिफिकेशन कब जारी होगा, इसके एग्ज़ाम की डिटेल्स क्या हैं, कितनी कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं, ये कई सारे सवाल स्टूडेंट्स के मन में हैं। और एक सवाल जो बहुत ज़्यादा हमने कमेंट सेक्शन में नोटिस किया है वो है कि क्या अब आरआरबी की वैकेंसी हर साल आएगी, क्या 2025 की वैकेंसी वाकई में आने वाली है। तो देखिए सारी बातें हम छोटी सी वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको हर एक छोटी से छोटी डिटेल 2025 की वैकेंसी के लिए भी बता दें, सो दैट कि अगर आपका फोकस 2025 की वैकेंसी पर है, क्योंकि आप हो सकता है डिप्लोमा के लास्ट ईयर के स्टूडेंट हो सकता है बीटेक के लास्ट ईयर के स्टूडेंट हो, या हो सकता है कि इस बार आप प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है ना, और आपका जो फोकस है वो 2024 नहीं 2025 हो, तो सारी डिटेल्स आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि एक एग्जाम में सिलेक्शन उसकी छोटी छोटी डिटेल्स में छुपा होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहली बात आपको बता दूं कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी ये वैकेंसी निकालता है जूनियर इंजीनियर के लिए। इसमें डिप्लोमा वाले बच्चे भी एलिजिबल होते हैं, बीटेक वाले बच्चे भी एलिजिबल होते हैं। इसमें सिविल की वैकेंसी आती है, मैकेनिकल की आती है, इलेक्ट्रिकल की आती है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों के लिए भी आती है, जो कि एसएससी जेईई में इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों के लिए वैकेंसी देखने को नहीं मिलती, ठीक है ना। अब सवाल ये बनता है कि इसकी वैकेंसी रिलीज कब होगी। देखिए इसकी वैकेंसी ऑफिशियली आरआरबी के जो आप कह सकते हैं सर्कुलर रिलीज हुआ है, उसमें ये कहा गया है कि ऑफिशियल वैकेंसी आपको जून 2025 तक रिलीज कर दी जाएगी। और इसके साथ साथ अभी अभी रिसेंटली, ठीक है ना, एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग के अंदर भी रेलवे कितनी कितनी वैकेंसीज निकालेगा, कितनी उसके पास खाली हैं, इसको लेकर भी चर्चा हुई और उसको अभी दैनिक भास्कर में भी रिलीज किया गया, जिसमें कि ये कहा गया है कि रेलवे में अभी करीब आप कह सकते हैं 45,708 वैकेंसीज की जो नियुक्ति है 2025 में होने वाली है, ठीक है। मोटा मोटा उसको राउंड ऑफ करके 50,000 बोला गया है हालांकि, लेकिन इसमें अगर आप डिटेलिंग पढ़ते हैं तो इसमें क्लियरली यहां पर मेंशन किया गया है कि टेक्नीशियन के लिए और जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए 2025 में 5-5 हजार वैकेंसीज निकाली जाएंगी, यानी कि 5,000 टेक्नीशियन वाले बच्चों के लिए भी आएंगी, जिसमें कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों को काफी फायदा पहुंचता है। लेकिन ठीक है ना, लेकिन अगर आप देखेंगे तो जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी है जिस पर हमारा प्राइम फोकस है यहां पर, ठीक है ना, वो उसमें भी 5,000 वैकेंसीज हमें यहां पर देखने को मिलती हैं 2025 में। और उसी के बेसिस पर ये जो नंबर यहां पर आप 5,000 प्लस देख रहे हैं ये मैंने मेंशन भी किया है, ठीक है ना। हालांकि इसके ऊपर मैंने अभी एक आरटीआई भी फाइल की हुई है, जैसे ही उसका भी एक जवाब आता है आरआरबी की तरफ से तो मैं आपको उसके ऊपर भी जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वहां से ऑफिशियली मैं आपको बताऊंगा। हालांकि मैं इसके साथ साथ ये भी आपको बता देता हूं कि मैक्सिमम वैकेंसी देने वाले जोन जो 2025 में थे वो मुंबई, सिकंदराबाद, अजमेर, बिलासपुर और कोलकाता थे, ठीक है। तो आप नंबर ऑफ वैकेंसी के हिसाब से ये भी देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा वैकेंसी कौन रिलीज करता है, कौन कौन से जोन रिलीज करते हैं। हालांकि इसमें अलग अलग जोन्स में वैकेंसीज आती हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में साथ साथ आपको स्ट्रैटेजी भी देता हुआ चलूंगा, सो दैट कि अगर आप 2025 के लिए रिलीज मतलब अपनी तैयारी कर रहे हैं और नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं कि आए और हम अप्लाई करें और एग्जाम दें और सिलेक्ट भी हो, तो इसके लिए आपको स्ट्रैटेजीज पर भी ध्यान देना होगा। पहली स्ट्रैटेजी ये है कि अर्ली स्टार्ट एंड अर्ली फिनिश। जितनी जल्दी आप स्टार्ट करके अपनी प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे उतनी जल्दी फिनिश भी कर पाएंगे उसको, और जितना समय एग्जाम की डेट और आपके जो आपकी प्रिपरेशन जब खत्म हो जाएगी उसके बीच बचेगा, आप उतना ही ज्यादा प्रैक्टिस और रिवीजन कर पाएंगे। अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं कि प्रिपरेशन काफी देर में शुरू करते हैं, नोटिफिकेशन आने के बाद शुरू करते हैं या एग्जाम डेट रिलीज होने के बाद करते हैं, जिसकी वजह से कम समय मिलता है, ना सही से प्रैक्टिस कर पाते हैं, ना सही से रिवीजन कर पाते हैं और कई बार सब्जेक्ट्स भी उनको छोड़ने पड़ते हैं। इसलिए मेरी एक आपको क्लियर एडवाइस रहेगी कि आप अर्ली स्टार्ट करें ताकि आप अर्ली फिनिश भी कर पाएं और अपने रिवीजन, अपने प्रैक्टिस और अपने कोर्स पर पूरी तरह से ध्यान दे पाएं, ठीक है। अब यहां पर कई बार बच्चों को ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि कहीं सर डिप्लोमा वाले बच्चों को कुछ एक्सपीरियंस तो नहीं चाहिए। नो एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड फॉर डिप्लोमा एज वेल एज बीटेक, दोनों ही बच्चे उतने ही एलिजिबल हैं आरआरबी जेईई के अंदर, ठीक है। इसमें जो एग्जाम का पैटर्न है वो कुछ ये है कि सीबीटी 1 का पेपर होता है जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि सीबीटी 1 का पेपर एक ऐसा पेपर है जो आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है ताकि आप सीबीटी 2 का पेपर दे सकें। लेकिन सीबीटी 2 का पेपर जो है उसके बेसिस पर ही आपकी मेरिट बनती है, यानी कि सीबीटी 2 का पेपर जब आप देकर आएंगे उसमें जो मार्क्स आपके बनेंगे उसी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा, और सिलेक्शन के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। जो भी डॉक्यूमेंट आपको वहां पे दिखाने, अपनी डिग्री और अपने जो भी पासिंग आउट सर्टिफिकेट्स हैं,
ठीक है ना, वो सब ओरिजिनल है नहीं है वो चेक किया जाता है, और एक मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है, सीबीटी अगर मैं वहां पर 1 की बात करता हूं तो सीबीटी 1 का एग्जाम पैटर्न ये कहता है कि उसमें एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स के 30 सवाल आते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 सवाल, जनरल अवेयरनेस के 15 और जनरल साइंस के 30 सवाल। ठीक है, तो इसमें एक खास बात ये आ जाती है कि पूरा का पूरा सीबीटी 1 का पेपर जो है आपका वो नॉन टेक का पेपर होता है, यानी कि इसमें जो कंपटीशन है ज्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि एक तो इंजीनियर्स का जो ये जो नॉन टेक्निकल पार्ट है वो प्राइम फोकस ना होने की वजह से थोड़ा कमजोर होता है, इसलिए हमें ज्यादा काम करना पड़ता है क्योंकि हमारा फोकस टेक्निकल पार्ट पे ज्यादा होता है। ठीक है ना, एक ये रहता है। तो सीबीटी 1 का जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है इसको थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें, वरना इसके बिना आपका टेक्निकल भी कुछ काम नहीं आएगा। तो ये एक टिप भी आपको साथ साथ दे रहा हूं। इसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की, और 90 मिनट में आपको ये 100 सवालों का उत्तर देना होता है, यानी कि आपके पास एक सवाल के लिए 1 मिनट भी पूरा नहीं होता, मोटा मोटा 50 सेकंड कह सकते हैं। फिर जो सीबीटी 2 है, ठीक है ना, सीबीटी 2, अब ये सीबीटी 2 का जो पेपर है, क्योंकि सीबीटी 1 जब आप क्वालिफाई कर लेंगे सीबीटी 2 का पेपर देना होगा, उसमें भी आपसे 150 सवाल पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस के फिर से 15 सवाल होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री के 15 सवाल होंगे, कंप्यूटर एप्लीकेशंस के भी 10 सवाल होंगे, इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन के 10 सवाल होंगे, और आपके पर्टिकुलर ब्रांच से भी 100 सवाल होंगे, जो कि टोटल 150 सवाल बनते हैं। अब इसके लिए एक खास बात यह कि 120 मिनट आपको मिलते हैं। इस पेपर में भी नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इस टेक्निकल के पोर्शन को हैंडल करने के लिए आपको एक वर्चुअल कैलकुलेटर वहीं पर स्क्रीन पे मिलेगा आरआरबी में। इसलिए एक टिप और भी देता हुआ चलूंगा कि जब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें तो टेस्ट सीरीज ऑनलाइन ही लगाएं, ताकि आप वर्चुअल कैलकुलेटर का यूज करें टेस्ट सीरीज लगाते समय और एग्जाम जैसी अपनी आदत डेवलप करें। क्योंकि अगर आप फिजिकल कैलकुलेटर यूज करेंगे तो आपका जो हाथ है वो फिजिकल कैलकुलेटर पे सेट होगा, जब एग्जाम में जाएंगे तो वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करते समय आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें फ्री मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए आरआरबी जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से अवेलेबल रहते हैं, और उसके अंदर सेम जैसा आरआरबी पेपर बनाता है, जैसा उसका स्क्रीन आता है, जैसा उसका इंटरफेस होता है, जैसे उसमें वर्चुअल कैलकुलेटर मिलता है, उसी तरीके से उस मॉक टेस्ट को बनाकर वहां डाला गया है, तो ताकि आप अपनी प्रैक्टिस को अच्छा रख सकें और अपने अंदर एग्जाम के लिए इंप्रूवमेंट ला सकें। ठीक है, अब इसमें मिनिमम जब आप अप्लाई करेंगे तो मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें मैक्सिमम एज आप 36 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, हालांकि 2024 में तो ऐसा रखा गया है, 2025 में अगर कोई चेंज आता है, क्योंकि इससे पहले 33 साल की उम्र तक ही अप्लाई किया जा सकता था। ठीक है ना, 2024 में 36 मेंशन किया गया है, अब 25 में ऐसा होगा नहीं होगा ये थोड़ा सा डाउट है, लेकिन 33 तक तो रहना ही है। बाकी जैसी ऑफिशियली ये नोटिफिकेशन रिलीज होगा तो हमें ये इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। ठीक है ना, एप्लीकेशन फी जो है वो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 500 रहती है, बाकी बच्चों के लिए 250 रहती है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि आरआरबी ये कहता है कि अगर आप सीबीटी 1 का पेपर देकर आते हैं और अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो 500 में से 400 रुपये आपको रिफंड कर दिए जाएंगे पेपर, अगर आप सीबीटी 1 का देकर आते हैं तो। ठीक है, यानी कि आपकी एप्लीकेशन फीस सिर्फ 100 रुपये लगेगी। लेकिन अगर आप बाकी किसी कैटेगरी में लाइक करते हैं तो 250 रुपये जो आप फी दे रहे हैं ये पूरी की पूरी रिफंड हो जाएगी अगर आप सीबीटी 1 का पेपर देकर आते हैं तो। खास बात यह है कि अगर आप किसी भी कैटेगरी में लाइक करते हो और पेपर नहीं देकर आते हैं, ठीक है, तो आपने जो एप्लीकेशन फी यहां पर दी है वो आपको रिफंड नहीं आएगी। ऐसा आरआरबी इसलिए करता है, कई बच्चे फॉर्म भरते हैं लेकिन पेपर देने नहीं जाते, जिसकी वजह से आरआरबी के सारे अरेंजमेंट्स, आरआरबी की सारी मेहनत खराब जाती है। तो इसीलिए ये ऐसा आरआरबी ने किया है, और मुझे लगता है कि अगर आप फॉर्म भरते हैं तो उसको छोड़ना भी गलत बात है। चलिए स्ट्रैटेजी नंबर 2 पर भी आ जाते हैं कि जब आप प्रिपेयर करेंगे तो आपने सीबीटी 1 का एग्जाम पैटर्न देखा, सीबीटी 2 का एग्जाम पैटर्न देखा, प्रिपेयर करते समय सीबीटी 2 की प्रिपरेशन सीबीटी 1 के साथ साथ करते चलें, क्योंकि सीबीटी 2 का एग्जाम सिलेबस टेक्निकल पार्ट होने की वजह से काफी बड़ा होता है, लेंदी होता है, और सीबीटी 1 से सीबीटी 2 के बीच का जो टाइम गैप होता है वो लगभग 2 से 2.5 महीने का होता है, जिसके अंदर आप सीबीटी 2 का सिलेबस पूरा नहीं कर सकते। यही एक रीजन है कि स्ट्रैटेजी कहती है कि सीबीटी 2 को सीबीटी 1 के प्रिपरेशन के समय से ही करते हुए साथ साथ चलें, ताकि आप सही तरीके से सीबीटी 1 को क्लियर करने के साथ साथ सीबीटी 2 को भी आगे चल के क्लियर कर पाएं। क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट सीबीटी 1 तो क्लियर कर लेते हैं लेकिन सीबीटी 2 नहीं कर पाते, सिर्फ इस एक गलती की वजह से। तो स्ट्रैटेजी नंबर 2 का भी खास ध्यान रखेंगे। स्ट्रैटेजी नंबर 3 ये कहती है कि जब भी आप प्रिपेयर करें तो एक स्टडी प्लान प्रिपेयर करें, क्योंकि जब आप सीबीटी 1 के साथ साथ सीबीटी 2 को लेकर चलेंगे तो आपके पास एक स्ट्रैटेजी, एक प्लान होना जरूरी है। यदि आपको प्लान बनाने में दिक्कत आती है, ठीक है ना, तो आप ये टेलीग्राम ग्रुप
मेरा ज्वाइन करके रखेंगे, शुभम अग्रवाल सर टेक्स्ट बुक, ठीक है ना। मैं स्ट्रैटेजीज और कैसे आप प्लान बना सकते हैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को वीडियोस के माध्यम से बताता रहता हूं, तो आप उन वीडियोस की मदद से मदद ले सकते हैं अपने प्लान को प्रिपेयर करने में। और टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन में भी हमने इस तरह के कुछ आप कह सकते हैं कि वीडियोस हम जल्द बीच बीच में अपलोड करने वाले हैं आगे चल के, जिसकी मदद से आपको ये स्ट्रैटेजीज और इन प्लानिंग में आपको मदद मिलती रहेगी, ठीक है। ये कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, क्योंकि कई सारे बच्चों के मैंने कमेंट्स देखे हैं पुरानी वीडियोस में, पिछले साल के नोटिफिकेशन में, कि सर स्टैंडर्ड बुक्स बता दीजिए जो सब्जेक्ट के लिए हम फॉलो कर सकते हैं। हालांकि मैं ये सिर्फ जो बुक आपको दिखा रहा हूं ये सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग की है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए आपसे अलग से एक वीडियो बना दी जाएगी, ठीक है ना। इसमें आप सब्जेक्ट देख पा रहे होंगे, स्टैंडर्ड बुक्स के ऑथर्स के नाम देख पा रहे होंगे, इनका लगभग क्या प्राइस है फ्लिपकार्ट अमेजॉन पर वो आपको नजर आ रहा होगा। आप फ्लिपकार्ट अमेजॉन जहां से भी लेना चाहे वहां से अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए कोई बुक रिकमेंडेड चाहिए तो मैं आपको बता देता हूं, टेक्स्ट बुक के एप्लीकेशन के अंदर आपको ये किताब मिल जाएगी। दिस इज एई जेई एग्जाम बेस्ड बुक, क्योंकि इसके अंदर आरआरबी, एसएससी, मल्टीपल एई और मल्टीपल जेई एग्जाम्स के क्वेश्चंस को लिया गया है, उनको सॉल्व किया गया है, उनके सॉल्यूशंस को रखा गया और इसमें लगभग 4800 क्वेश्चंस इसके अंदर डाले गए हैं अलग अलग एई और जेई एग्जाम्स। एंड दिस इज द बेस्ट बुक थ्रू आउट इंडिया एट नाउ, ठीक है। तो आप इसका यूज कर सकते हैं, इसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डलवा दूंगा, सो दैट कि आप इस बुक की अगर आपको जरूरत है तो आप इसे ले पाएं, ठीक है। कोई दिक्कत आती है वो भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। अब यहां पर रही बात करियर पाथ की, देखिए करियर पाथ की अगर मैं बता देता हूं बात, तो आप एज अ जूनियर इंजीनियर आप यहां पर ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना। जूनियर इंजीनियर के बाद आगे चल के आपका प्रमोशन होगा सेक्शनल इंजीनियर की तरह, या फिर आप कह सकते हैं सीनियर सेक्शन इंजीनियर। उसके बाद आपका सेक्शनल इंचार्ज होगा। फिर जब आप कम से कम 5 साल पूरे कर लेते हैं काम करते हुए सेलेक्ट होने के बाद, तो एक इंटरनल एग्जाम की मदद से आप जल्दी से प्रमोशन भी ले सकते हैं और आगे चल के आप AEN, DEN या सीनियर DEN भी बन सकते हैं, यानी कि आप असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर, डिविजनल इंजीनियर, सेक्शनल डिविजनल इंजीनियर, ये सब पोस्ट में भी जा सकते हैं। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि ये प्रमोशन इतना आसान नहीं है, आपकी मेहनत ही है जो आपको ऊपर लेकर जा सकती है, ठीक। अब यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए थोड़ा कम फील्ड वर्क जो चाहते हैं वो डिजाइन एंड ड्राइंग और ब्रिज डिपार्टमेंट चूज कर सकते हैं। जो थोड़ा आप कह सकते हैं कि चाहते हैं कि वो साइट पर ज़्यादा काम करें तो वो परमानेंट वे और या फिर PW कहते हैं इसको, PW कहते हैं, ठीक है ना, और या फिर वर्क डिपार्टमेंट को चूज कर सकते हैं। हर डिपार्टमेंट की अपनी एक खास बात है, इनके ऊपर भी हम अलग से किस डिपार्टमेंट में क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है इस पर अलग से वीडियो बना देंगे। अगर आपको ऐसी वीडियोस की ज़रूरत है तो वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। एक सवाल ये बन सकता है आपके मन में कि सर इन सब में चलिए हम सेलेक्ट तो हो जाएंगे, सैलरी हमारी लमसम कितनी बनती है, तो मैं आपको बता देता हूँ एक अलग से वीडियो हमने सैलरी पर आप लोगों के लिए बनाई है, ठीक है ना, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए अटैच करा दिया जाएगा। आप उस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, वरना आई बटन में भी आपको क्या मिल जाएगा, उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं आई बटन पे और सैलरी की वीडियो देख सकते हैं कि आपकी सैलरी कैसे बनती है। तो आपको उसका भी एक पूरा आइडिया मिल जाएगा कि क्या सैलरी होती है, कैसे बनती है, क्या फायदा है, ट्रेनिंग के दौरान कितनी होती है, ट्रेनिंग के बाद कितनी होती है, ये सब चीजें आपको उसमें पता चलती रहा करेंगी, ठीक है। इसके बाद भी आपका कोई सवाल बचता है, कोई डाउट है, प्रिपेयर करने में कोई दिक्कत आती है, CBT 1 को लेकर दिक्कत है, CBT 2 को लेकर दिक्कत है, कोई भी दिक्कत है, तो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज कमेंट सेक्शन में एक फॉर्म भी अटैच करा दिया है, ताकि आपकी कोई भी दिक्कत हो आप हमें उस फॉर्म में लिखकर अपनी दिक्कत पहुंचा सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में तो लिख ही सकते हैं, लेकिन इस फॉर्म की वजह से डायरेक्टली हम तक वो आपकी बात पहुंच जाएगी और मैं उसे काफ़ी अच्छी तरीके से देख पाऊंगा, ठीक है ना, और कोशिश करूंगा कि आपकी हर एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकूं, ठीक है। तो फॉर्म को भरें और अपनी प्रॉब्लम हम तक पहुंचाएं, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम पे काम करके आपकी मदद कर सकें और 2025 का जो आपका सपना है RRB JEE बनने का, उसको पूरा कर सकें। वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि YouTube आपको इस तरह की वीडियोस रिकमेंड कर सके। अगर आपको इस तरह की वीडियोस की जरूरत है, ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपकी जिंदगी बदल सकती हैं, ठीक है ना, और आपका एक लाइक YouTube को ये रिकमेंड करेगा कि आपको इस तरह की वीडियोस की जरूरत है, सो दैट यू कैन बी सक्सेसफुल इन कमिंग फ्यूचर। धन्यवाद।